अभी सुन रहे हैं बजट विश्लेषण प्रभात खबर का है। दिन है गुरुवार, तारीख है 2 फरवरी 2023। बजट 2023-24 का है। दूरगामी विकास की मजबूत आधारशिला, आम आदमी को भी पूर्ण प्राथमिकता। विषय है आर्थिक सुधारों पर केंद्रित बजट। अगले वर्ष चुनाव में जाने से पूर्व मोदी सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट है। इसके माध्यम से वित्त मंत्री ने देश के समावेशी विकास का एक ऐसा खाका खींचा है जिसने एक तरफ जहां दूरगामी विकास की आधारशिला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी को भी पूर्ण प्राथमिकता में रखा है। इस बजट के प्रति समाज में बहुत उत्सुकता बनी हुई थी तथा सभी की सरकार से आर्थिक सुधारों की अपेक्षा थी, जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को तेजी से एक नया आयाम दिया जा सके। चालू वित्त वर्ष में कोरोना के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम देखे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना रहा। इस बजट के माध्यम से इस पक्ष पर एक ऐसी सोच को विकसित करने की कोशिश की गई है जिससे भारत वैश्विक पटल पर आगामी समय में तेजी से बढ़े। आगामी वित्त वर्ष के लिए 7% की विकास दर का अनुमान लगाया गया है, जो अपने आप में बहुत सकारात्मक है, क्योंकि संपूर्ण विश्व मंदी की शुरुआत के दौर में है। एक लंबे अरसे के बाद बजट के माध्यम से आर्थिक विकास तथा सुधारों का अच्छा संयोजन रहा है। बजट के अंतर्गत आगामी वर्ष के लिए पूंजीगत निवेश के लिए 10 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। ये सराहनीय कदम है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इससे भारत के आर्थिक विकास में तेजी देखने को मिलेगी। पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी के माध्यम से सरकार ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रगति के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास, टेक्नोलॉजी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक उन्नत बनाना मुख्य प्राथमिकताओं में रहेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव निजी निवेश में बढ़ोतरी के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। बजट के अंतर्गत सरकार ने राजकोषीय घाटे पर भी पूर्ण नियंत्रण के प्रति अपनी सोच को बरकरार रखा है तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए 5.9% का लक्ष्य लिया है। चालू वित्त वर्ष में यह 6% से अधिक रहेगा। चालू वित्त वर्ष में यह 6% से अधिक रहेगा। इसमें महामारी का दुष्प्रभाव, रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक संकट तथा अमेरिकन फेडरल बैंक की ब्याज नीतियों के चलते डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना आदि मुख्य कारक हैं। सरकार ने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रावधान रखा है, जिसके फलस्वरूप बजट में खर्चों पर सरकार का नियंत्रण स्पष्ट प्रतीत होता है। पूंजीगत खर्च के प्रति आर्थिक नीतियों में दूरगामी सोच इस बात से भी देखने को मिली है कि राज्यों को बिना ब्याज दर पर दिए जाने वाले कर्ज में भी पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट के अंतर्गत भारत की युवा शक्ति को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। किसानों को कृषि उद्यमी बनाने की तरफ जोर देने के साथ ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रावधान है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में 5G से संबंधित 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी, जिसके द्वारा नए रोजगारों के सृजन के उद्देश्यों को विकसित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के उन्नत स्तर के माध्यम से समाज के समावेशी विकास की भी एक झलक बजट में देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। इस पक्ष पर औद्योगिक घरानों का भी आपसी तालमेल भी नीतियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
बजट में छोटे व लघु उद्योगों को भी ध्यान में रखा गया है तथा महामारी के दौरान तालाबंदी के समय के दौरान हुए आर्थिक घाटे की पूर्ति हेतु अलग से वित्तीय फंड का प्रावधान किया गया है। बजट के अंतर्गत एक लंबे अरसे के बाद प्रत्यक्ष कर के ढांचे में बदलाव देखने को मिला है, जिसने आम आदमी को काफ़ी राहत दी है। उदाहरण के तौर पर 25,000 की मासिक आय वाला व्यक्ति अब आयकर की सीमा में नहीं है। वहीं 50,000 की मासिक आय वाले व्यक्ति को अलग 18,000 रुपये कर की बचत होगी। सबसे खतरनाक पक्ष इस बजट का यह है कि महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय बजट की योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 2 वर्षों के लिए 7.5% ब्याज दर का प्रावधान है तथा निवेश में से आंशिक निकासी का विकल्प भी रहेगा। वृद्धजनों को भी आर्थिक बचत की तरफ आकर्षित किया गया है तथा उनकी निवेश सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है, जो परिवार के लिए एक अच्छा आर्थिक नियोजन साबित होगा। इस बजट का एक पक्ष यह भी है कि पूंजीगत खर्च में अधिक आवंटन के बाद आने वाले समय में विभिन्न आर्थिक छूट या सब्सिडी की आशा करना व्यर्थ है। इस कारण पेट्रोल व डीजल तथा रसोई गैस के मूल्यों में कमी नहीं होगी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी आंशिक बढ़ोतरी ही होगी। यह प्रश्न भी है कि समाज में जब वित्तीय तरलता कर सुधार के माध्यम से बढ़ेगी तो क्या वह महंगाई नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण के संदर्भ में सरकार की नीति बजट में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास में तेजी आएगी तो आम लोगों को प्रत्यक्ष कर में कमी से वित्तीय फायदा होगा। इससे क्रय क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक निवेश के अवसर भी बनेंगे। देश को जैसे आर्थिक सुधारों की जरूरत थी उसकी पूर्ति इस बजट ने कर दी है। अगला विषय है विकास की गति को तेज करेगा यह बजट संतुलित और प्रगतिशील है। इसमें समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। बजट में की गई घोषणाओं में अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। इसमें अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाया गया है और वित्तीय घाटे को कम करने के उपाय किए गए हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था की साख मजबूत होगी। सबसे खास बात है कि सार्वजनिक खर्च में की गई ऐतिहासिक वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी आएगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विकास दर को बनाए रखने के लिए निवेश और खपत को बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसी के मद्देनज़र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर होने वाले खर्च में 33% की वृद्धि यानी 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। यह जीडीपी का 3.3% है। मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देने के फैसले से खपत बढ़ने की संभावना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वित्तीय घाटे से समझौता किए बिना विकास प्राथमिकता रहेगी। बजट में मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सभी वर्गों को आजीविका मुहैया कराने में सहयोग देने पर जोर दिया है। वैश्विक स्तर पर विकास में आई कमी को देखते हुए सरकार को भारत को निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाने का वादा स्वागत योग्य है और बजट में निर्यात को सहयोग देने का निर्णय सही समय में उठाया गया सही फैसला है। बजट में छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए की गई घोषणा काफ़ी अहम है। इस उद्योग के लिए 9,000 करोड़ रुपए की सहायता से 2 लाख करोड़ का क्रेडिट फ्लो होगा और उत्पादन की कीमत 1% कम होगी। सरकार ने कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है
उद्योग की ज़रूरत के हिसाब से युवाओं का कौशल विकास, डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन और निजी क्षेत्र की भागीदारी। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, छोटे छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए डिजी लॉकर कौशल विकास का समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म और नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के से देश में सुधार के नए युग की शुरुआत होगी। इससे देश में इनोवेशन बढ़ेगा और स्टार्टअप का तेज़ी से विकास होगा। बजट में कृषि पर विशेष फोकस रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम रोल है और बजट में इस पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की घोषणा से ग्रामीण क्षेत्र के युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए कॉरपोरेटिव आधारित आर्थिक विकास का मॉडल एक बेहतर कदम है। अगला विषय है कृषि एवं हरित विकास पर ज़्यादा जोर। उससे पहले देखते हैं ग्रोथ पर फोकस, ग्रामीण क्षेत्र और मध्यम वर्ग का ध्यान। विषय क्या है? कृषि एवं हरित विकास पर ज़्यादा जोर। अमृतकाल का पहला और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद के मुताबिक मध्यम वर्ग के लिए आयकर यानी नई कर प्रणाली में घटाया गया है, जिसका राजस्व पर असर 37,000 करोड़ रुपए का होगा। गौरतलब है कि नई आयकर प्रणाली से आयकर रिटर्न भरना आसान हो जाएगा, लेकिन इसका आयकर दाताओं द्वारा की जा रही बचत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आज के दौर में जहां वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी बजट की परिधि से बाहर हो चुका है, कॉरपोरेट टैक्स में भी कोई खास कमी या वृद्धि की संभावना नहीं है। लेकिन आर्थिक विश्लेषकों की नज़र सरकारी खर्च के आवंटन पर ज़्यादा होती है। वास्तव में सरकारी खर्च का आवंटन ही सरकार की नीतियों का दर्पण है। उस दृष्टि से विचार करें तो ध्यान में आता है कि इस बार के बजट में सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय अनुकूल ग्रोथ, शिक्षा, डिजिटलीकरण पर अधिक दिखाई देता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास, मोटे अनाजों को प्रोत्साहन, कृषि ऋण, मत्स्य पालन, सहकारिता इत्यादि इस बजट के प्रमुख आकर्षण है। बहुआयामी प्राथमिक कृषि ऋण, सहकारी समितियों को बढ़ावा देते हुए डेयरी मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात बजट में शामिल है। कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। यह सभी कृषि एवं सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ग्रामीण क्षेत्रों को आकांक्षी जिला और नई घोषणा के अनुसार आकांक्षी ब्लॉक योजना से भी ग्रामीण विकास को मदद मिलेगी। सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जल की व्यवस्था का लाभ भी कृषि को मिलेगा। पूंजीगत व्यय, पिछले वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पूंजीगत व्यय का हिस्सा बजट में 13.7 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो सरकार घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का 4.5% है। इसका लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य प्रकार के क्षेत्रों को मिलेगा। बजट में 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय, रेलवे के लिए 7500 करोड़ रुपए, लॉजिस्टिक्स समेत विभिन्न प्रकार के पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स जैसे प्रावधान इसे खास बनाता है। इतना पूंजीगत व्यय मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, डिजिटल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी एक रिकॉर्ड है। हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ पर जोर इस बजट की खास बात है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा गोवर्धन
ग्रीन क्रेडिट आदि प्रावधान भारत के 2070 तक जीरो नेट के संकल्प के संकेत माने जा सकते हैं। पर्यटन। पिछले कुछ समय से सरकार को जोर पर्यटन पर है। इस बजट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र में स्वरोजगार, कौशल निर्माण समेत कई प्रावधान बजट में है। हालांकि अपेक्षा की जा रही थी कि इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर रहेगा, लेकिन बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहे हैं। आज देश चीन से आने वाले भारी आयातों और उस कारण बढ़ते व्यापार घाटे की त्रासदी से गुजर रहा है। उससे बचने का कोई खास उपाय इस बजट में नहीं दिखता है। वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल खर्च लगभग 42 लाख करोड़ रुपए रहेगा। उसकी तुलना में इस साल लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, यानी मात्र 7% की वृद्धि शायद राजकोषीय घाटे को 5.9% तक सीमित करने के उद्देश्य से खर्च को सीमित किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्यय में कटौती की ब्याज वृद्धि ही हुई है। इस बजट इसकी सफलता धनराशि के आवंटन पर निर्भर है। विषय है यह कारोबार समर्थक बजट है। इस बार का आम बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। इसके पहले हिस्से में तो सब कुछ अच्छा बता दिया गया है कि हम किस तबके के लिए क्या क्या करेंगे। अब सवाल उठता है किसको क्या मिला। धनराशि के आवंटन को देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो गरीबों और किसानों के हक की थीं उनमें कटौती की गई है, चाहे वो फूड सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी हो या ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम। स्वास्थ्य पर भी खास खर्च नहीं किया गया है। शिक्षा पर थोड़ा किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये पूरा कारोबार समर्थक बजट है। ओवरऑल बजट में व्यय या लागत का असर होता है। चूँकि आय की कमी है तो इससे डिमांड नहीं बढ़ेगी। समग्र व्यय कम होने से ग्रोथ को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हालांकि अभी हमें ग्रोथ रेट नहीं देखना चाहिए लेवल ऑफ जीडीपी कितना है। पिछले 3 साल में सिर्फ 0.3% की ग्रोथ हुई है, यानी अभी हम 2019 के पहले वाले ट्रेंड पर नहीं आ पाए हैं। अगर कोविड महामारी नहीं आती तो अर्थव्यवस्था 8 से 9% आगे बढ़ी होती। उसको पाने के लिए हमें ग्रोथ रेट को अभी बढ़ाना चाहिए। टैक्स में जो छूट दी गई है उसका सिर्फ अमीर लोगों को लाभ होगा। टैक्स में छूट को 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख सालाना आय वालों के लिए फ़ायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन इस आय वर्ग के लोग अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा देते हैं और प्रत्यक्ष कर कम। इसलिए अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम न हो और डायरेक्ट टैक्स में थोड़ी बहुत कटौती हो जाए तो इस आय वर्ग के लोगों को बहुत मामूली 1-8% की ही फ़ायदा होता है, लेकिन महंगाई से उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मिडिल क्लास के लिए भी इस बजट में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। इस बजट में फूड सब्सिडी कम कर दी सरकार ने। पहले अन्न योजना में 5 किलो और फूड सिक्योरिटी एक्ट में 5 किलो यानी 10 किलो मिलता था, उसे जोड़कर सिर्फ 5 किलो कर दिया गया है। आम आदमी को 13 किलो
13 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज चाहिए होता है। पहले वह 3 किलो बाहर से खरीदता था, अब उसे 8 किलो अनाज बाहर से खरीदना होगा। अब चूँकि गेहूं और चावल के दाम बढ़ गए हैं तो उसका 5 से 600 रुपये प्रति माह खर्च बढ़ जाएगा। इससे परिवार की गरीबी और बढ़ जाएगी। पीएम आवास योजना में पिछले साल 77,000 करोड़ रुपए दिया गया था, अब वो 79,000 करोड़ रुपए किया गया है, यानी बात करीब करीब वही के वही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पिछली बार 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, वो 8,000 खर्च हुआ, अब उसको घटाकर 10,700 करोड़ कर दिया गया है। इसलिए कह सकते हैं कि किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए बजट में कुछ खास नहीं किया गया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के खर्च में कटौती कर दी गई है। कहने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में, लेकिन उसकी सफलता आवंटन पर निर्भर करती है। जैसे पोषण स्कीम में 12,800 करोड़ खर्च हुआ तो उसे घटाकर 11,600 करोड़ कर दिया गया है। ऐसे ही यूरिया की स्कीम में सब्सिडी 1,54,000 करोड़ थी, उसे घटाकर 1,31,000 करोड़ कर दिया गया है। इसलिए गरीबों और किसानों को इस बजट से ऑल ओवर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। संगठित क्षेत्र के लिए तो इस बजट में बहुत कुछ है, लेकिन असंगठित की अनदेखी की गई है। यह बजट पूरी तरह से आगामी चुनाव को नज़र में रखकर पेश किया गया है कि बहुत सारी चीज़ों की घोषणा कर दो, होंगी या नहीं होंगी वो कौन देखता है बाद में। अब है निवेश को बढ़ावा। बजट से आर्थिक वृद्धि को मिलेगा बल। विषय क्या है? बजट से आर्थिक वृद्धि को मिलेगा बल। वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का फोकस वृद्धि पर है तथा इससे सामाजिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दीर्घकालिक दृष्टि है। बजट इससे आगाह है कि अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न हिस्सों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के विकासों के लिए आवंटन बहुत अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के मद में 33% की बड़ी बढ़ोतरी करते हुए आवंटन को 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सस्ते आवास सुलभ कराने के मद में 66% की वृद्धि की गई है। इन आवंटनों से इंगित होता है कि बजट ग्रोथ एजेंडा की दिशा में अपना कदम मजबूती से आगे बढ़ाया है। ऐसा करते हुए वित्तीय मजबूती के लिए भी रोड मैप मुहैया कराया गया है, जिससे वित्तीय बाजारों को भी खुशी होगी। सस्ते आवास पर बड़ी पहल। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन में वृद्धि महत्वपूर्ण है, जिससे देश में सस्ते आवास सुलभ कराने की प्रक्रिया की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस मद में 66% से अधिक वृद्धि कर आवंटन को 79,000 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे सभी को आवास देने की योजना में बड़ी सहायता मिलेगी। अब आता इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा प्रोत्साहन। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को सरकार बरकरार रखा है। केंद्रीय बजट में इस संबंध में आवंटन का महत्व दिया गया है कि इसमें रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन, आवागमन आधारित विकास, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जल मार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि समेत सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया है। हरित विकास। अब आता है हरित विकास। स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और वनों को फिर से लगाने से जुड़े मसले विशेषकर तटीय इलाकों में
आदि के साथ बजट में हरित विकास पर जोर दिए गए जोर को उल्लेखनीय ढंग से रेखांकित किया जाना चाहिए। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं के आयात शुल्कों पर अनुदान देने की घोषणा की है। पर्यटन एवं सत्कार बजट में पर्यटन एवं सत्कार के क्षेत्र के विकास का समुचित वातावरण बनाने की दिशा में उदारतापूर्ण पहलें घोषित की गई हैं। यह दिलचस्प है कि अधिक केंद्रों को स्थापित करने की बजट घोषणा की भावना समावेशी है। लोगों के लिए अधिक नकदी। सरकार ने निम्न और मध्य आय के स्तर पर खर्च करने योग्य आमदनी को बढ़ाया है, जो उपभोग में किसी न किसी तरह खर्च होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। अब आता है रियल एस्टेट सेक्टर पर असर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी से सस्ते आवास के विकास पर सीधा असर पड़ेगा तथा देश में आवास उपलब्धता की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। आयकर स्लैब सीमा को बढ़ाने से लोगों के पास खर्च करने वाली आमदनी बढ़ेगी, जिसे आवास परिसंपत्ति खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने से भी परोक्ष रूप से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा। इसे आवागमन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए गए जोड़ कर देखें तो विकास को और गति मिलेगी, जिससे मध्य और दीर्घ अवधि में रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट में की गई घोषणाएं उपभोग बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सकारात्मक है तथा वैश्विक महत्व की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहलकदमी है। इसी के साथ बजट विश्लेषण जो है समाप्त होता है।